एक बंदा मेरे को आज के ज़माने में लगता है जो आईटी में जॉब कर रहा है 3 साल भी जॉब कर लेता है, आईटी या किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, तो 3 साल में अगर वो 7 लाख रुपए नहीं बचा पा रहा है तो उसको फिर जॉब छोड़ देनी चाहिए। ज़रूरी थोड़ी है इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके क्लासेस अटेंड करना, कॉलेज में जाके कैंटीन अटेंड करना मेन होता है। कैंटीन अटेंड किया, हाँ। फन किया उधर। जब ये लोग कॉलेज में इंजॉय कर रहे होते हैं, हम ऑलरेडी ऑफिस पहुंच चुके होते हैं। और हमारी लाइफ का सबसे दुखद बात यह है कि हम कभी कॉलेज नहीं गए। तो हमको पता ही नहीं है वो कॉलेज का फन। सपोज एक एफडी खोलना है, तो वो 15 मंथ्स के लिए खोलना है या 5 डेज के लिए, उसका कोई पर्पस है। तो अगर मेरे पास इन केस 10 एफडीज हैं, तो 10 के 10 का कोई पर्पस है कि मैंने ये एफडी किस लिए खोली है। थैंक यू आदर्श एंड अहिंसा हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। एक बार आप अपना बेसिक इंट्रो दे देंगे पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले, आप दोनों एक हाय, मेरा नाम अहिंसा है एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई वर्क फॉर एन आईटी कंपनी इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, थैंक यू। आदर्श आप एक बार। Hi, so I'm Adarsh Jain and I work as a data engineer in Yash Technologies right now, and part time I'm serving this, doing this business, and currently I'm trying to move into this to my hometown using this business. आदर्श एक बार आप पूरा अपना बता पाएंगे अपने कॉलेज से, मतलब आपने क्या सीखा, फिर आपने मतलब क्या पढ़ाई करी, फिर देन हाउ डिड यू मूव डाउन द लैडर ऑफ पूरा टेक्नोलॉजी, कि कंपनीज कैसे चेंज करी, कौन से स्टैक पे आपने काम किया। So I started my career in 2010 and I joined Acropolis College in Indore, which is affiliated with RGPV. तो मैंने 2010 में वो ज्वाइन किया और 2014 तक मेरी इंजीनियरिंग हुई। इंजीनियरिंग में मैंने ये सीखा कि पढ़ाई करने से ज़्यादा काड़ी करने में सीखना चाहिए, दुनियादारी सीखनी चाहिए। पढ़ाई तो सभी कर लेते हैं और जॉब में भी सीखना ही पड़ेगा। 4 साल की पढ़ाई आपको नहीं सिखा सकती लाइफ। फिर मैंने उधर साथ में पढ़ाई करते करते अपने बिज़नेस किए, थोड़े ट्राई आउट किए, कंसल्टेंसी का बिज़नेस किया मैंने, कोचिंग का बिज़नेस किया, वर्क फ्रॉम होम ट्यूटर्स देता था मैं, ट्यूटर सप्लाई किए मैंने उधर 4 साल तक ये किया। फिर आई मूव डाउन टू कॉग्निजेंट आफ्टर ग्रेजुएटिंग। मैं प्लेस्ड होने के बाद मैंने कॉग्निजेंट ज्वाइन किया एज एन ETL डेवलपर, मैंने उधर ज्वाइन किया एंड देन आई स्टार्टेड माई करियर विथ इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर। 4.3 ईयर्स मैंने कॉग्निजेंट के साथ टाई अप रहा। इन्फॉर्मेटिका पे किया उधर मैंने एज़्योर डेटा फैक्ट्री, SQL, यूनिक्स, UC4, शेड्यूलिंग टूल्स, इन सब पे काम किया। सो बेसिकली मेरा डेटा इंजीनियर का काम उधर ही से चालू हो गया था, ETL से, इन्फॉर्मेटिका, SQL, इनसे चालू किया। फिर मैंने थोड़ा एज़्योर पे मूव किया, फिर मैं यश टेक्नोलॉजीज़ में मूव किया, तो उधर मैंने एज़्योर डेटा फैक्ट्री पे काम किया, इन्फॉर्मेटिका MDM पे किया, पाइस्पार्क पे किया, हाइव पे किया, हडूप पे किया। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी स्टैक बढ़ता गया। फिर जब मैंने एज़्योर पे प्योरली फोकस किया तो मैंने एज़्योर डेटा फैक्ट्री, सिनैप्स, डेटाब्रिक्स, लॉजिक एप्स, लॉग एनालिटिक्स, ये सारे एज़्योर के पार्ट्स मैंने सारे कवर किए। तो अभी तक मैं पूरा टोटल 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी स्टैक बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक ये चीज़ है, डेटा एज ए डेटा इंजीनियर मेरा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया टोटल, बट मेरी 2 कंपनीज ही स्विच हुई हैं, अभी उससे ज़्यादा मैंने स्विच नहीं किया है। तो ये है, फिर फाइनली मैं अब इधर आ गया हूँ ये सोच के। तो आप जो बता रहे थे कि आप कॉलेज के साइड ही आप काफ़ी साइड हसल करते रहते थे कि मतलब ये कभी मार्केटिंग, कभी ये ट्यूशन पढ़ाना, ये सब, तो मतलब ये आपको कहाँ से दिमाग में आया कि मतलब यूजुअली कॉलेज में आते हैं लोग फ़न के लिए ढूंढते हैं या फिर ये, तो आपके दिमाग में कीड़ा कहाँ से आया कि ये सब भी करना चाहिए? नहीं, फ़न तो तब भी करते थे कॉलेज में साथ में, ज़रूरी थोड़ी है इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके क्लासेस अटेंड करना। कॉलेज में जाके कैंटीन अटेंड करना मेन होता है। कैंटीन अटेंड किया, हाँ। फ़न किया उधर, बाहर अटेंड किया, बाहर फ़न किया दोस्तों के साथ, ट्यूशन्स दी। आइडिया ऐसे आया कि आप अगर फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे आफ्टर 18 ईयर्स बच्चे सेपरेट हो जाते हैं पेरेंट्स से और उनको अपनी लाइबिलिटी खुद उठानी पड़ती है। तो जब हमारे पेरेंट्स हमारी फ़ीस दे सकते हैं तो हमें अपने खर्चे उठाने चाहिए। अगर हमें शौक़ करने हैं, अपने कोई भी शौक़ करने हैं, हमें पेरेंट्स पे उसके लिए बोझ नहीं बनना चाहिए। ये मेरा आइडिया था। तो मैं जो अर्निंग करूँ उससे शौक़ करूँ, वो चीज़ मेरा आइडिया था। तो मैंने उस अर्निंग को उस लेवल पे बढ़ाया कि मैं अपने सारे शौक़ पूरे कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ गुड, नॉट बैड। मैंने सारे गुड सेंसेस में शौक़ पूरे करने के लिए वो चीज़ें करी, जिससे मेरे को एक्सपीरियंसेस मिले बहुत सारे। तो एक टाइम ऐसा आया कि शायद मैंने फ़ीस ही अपनी पूरी खुद भर दी उससे। फिर पेरेंट्स पे मैं बोझ नहीं बना हूँ। फिर मेरे को आइडियाज़ आने लगे
कि यार बिज़नेस और जॉब में अंतर क्या होता है, और बिज़नेस में जितना आप हासिल करोगे उतना आगे जाओगे। तो ये चीज़ें थी, इसलिए मैंने वो करता रहा, ट्राई आउट। और जॉब के साथ भी मैंने, जब पुणे में था, जब मैंने कॉग्निजेंट चालू किया, तब भी मैं साइड बाय साइड कंटिन्यूस, मतलब अभी जब यहाँ तक आने तक हम लोगों ने साइड में, हम दोनों साथ में हासिल करते थे। हम लोग बीन बैग्स करा है, बहुत बिज़नेस, बीन बैग का बहुत बिज़नेस किया हमने। 40-40 किलोमीटर हमने एक्टिवा पे बीन बैग एक डिलीवरी करने गए रात में 12-12 बजे तक। तो वो हसल करा है, वो कंटिन्यूस करते रहेंगे। वो हसल का एक अलग मज़ा होता है, वो करना ज़रूरी होता है। और ये आपका कॉग्निजेंट का कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था? हाँ, कॉलेज प्लेसमेंट था मेरा कॉग्निजेंट से। मैम आप अपना बता पाओगे थोड़ा सीए का, सबसे जो सीए को सबसे ज़्यादा चिड़ मचती है कि आपका कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था या फिर, तो वो आपने कैसे किया? फिर प्लस कुछ लोग होते हैं ना अपनी प्रैक्टिस करते हैं, फिर कुछ लोग आईटी में जाते हैं, तो वो आपने कैसे चूज़ किया? सो मतलब टॉकिंग अबाउट माय करियर, मैंने जब +2 किया तो मैंने साइंस से किया था, बट मुझे कभी इंजीनियर नहीं बनना था, मुझे कुछ और करना था। मेरी फैमिली नहीं पता था कि साइंस से भी सीए बन जाते हैं पर्सनली। तो मुझे भी नहीं पता था कि कैसे क्या करना है। इट्स जस्ट कि मतलब बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे परसेंटेज आए हैं, स्कोर 94 इन बोर्ड्स, तो भी समझ नहीं आ रहा था। फिर डीयू में ग्रेजुएशन के लिए अच्छा रिज़ल्ट था, तो ग्रेजुएशन के लिए ले लिया। आई मूव टू दिल्ली, वहाँ पे स्टार्ट किया। अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि बेसिक्स भी नहीं आते थे। तो मतलब दिन रात वाली जो पढ़ाई होती है ना, कि बाकी सारे फ्रेंड्स से कट डाउन, सिर्फ पढ़ाई। फिर धीरे धीरे इंटर्नशिप होती है सीए में 3 साल की, वो स्टार्ट की, साथ के साथ पढ़ाई की। कुछ अटेम्प्ट्स नहीं क्लियर हुए फॉर ऑब्वियस रीजंस। फिर समझ में आया कि नहीं, मतलब पर मैंने जॉब अपना स्टार्ट कर दिया था और फाइनल की प्रिपरेशन कर रही थी। फिर बहुत ज़्यादा मेहनत की, मतलब समझा कि कैसे क्या करना है, और मतलब ये तोड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट कोर्स। तो फिर मतलब और लोगों के एक्सपीरियंस से, लोगों से बात किया जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए थे कि कैसे करना है, और फिर हो गया। आपने डीयू में बीकॉम किया था? हाँ, डीयू में बीकॉम। अच्छा, आप एक सीए के एक बार पूरा प्रोसेस बता सकते हैं? मतलब मैं भी काफ़ी कंफ्यूज रहता हूँ कि इतने राउंड्स होते हैं, क्या होता है, फिर कैसे बनते हैं? सीए बेसिकली 3 लेवल्स पे होता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। एंड इस बीच में आपको एक 3 साल का आर्टिकलशिप करना होता है, इंटर्नशिप इन बेटर वर्ड्स। तो वो आपको इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में करना रहता है, 3 साल का। तो बेसिकली ऐसे होता है कि जब ये लोग कॉलेज में इंजॉय कर रहे होते हैं, हम ऑलरेडी ऑफिस पहुंच चुके होते हैं। और हमारी लाइफ का सबसे दुखद बात यह है कि हम कभी कॉलेज नहीं गए। तो हमको पता ही नहीं है वो कॉलेज का फन। फिर कैसे होता है कि आप जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं आईआईटी का, ऐसे ही सीए के लिए फाउंडेशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। वो क्वालिफाई होने के बाद 9 मंथ्स में आपको इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप्स देने होते हैं। आप अगर कॉन्फिडेंट है तो आप एक साथ दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं, या एक एक करके भी कर सकते हैं। एक भी क्लियर हो जाता है तो आप आपकी इंटर्नशिप शुरू कर सकते हैं किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। एंड देन साथ के साथ फाइनल की प्रिपरेशन। तो ऐसा है कि आपको ऑफिस के साथ 3-3, 4-4 घंटे की क्लासेस भी मैनेज करनी है, और फिर घर आके पढ़ाई भी करनी है, तभी क्लियर होगा। एंड फाइनल में एक ही ग्रुप होता है? नहीं, फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं। अगेन आपकी चॉइस है, आप एक साथ भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं, ऐसे। सो आफ्टर दैट लाइक यू आर सीए बेसिकली फाइनल के बाद? ओके। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली में ही जॉब किया। देन आई गॉट मैरिड टू हिम एंड आई मूव टू पुणे। वहाँ पे पहले एक सीए फर्म में किया, एंड देन आई मूव टू एन आईटी कंपनी। एंड वो डिसीजन आपने कैसे लिया कि फर्म में करना है, फिर अपना खुद का प्रैक्टिस, या फिर आईटी कंपनी और एनी कंपनी? बेसिकली करना फर्म में ही काम था, क्योंकि एक्चुअली जो काम है, जो मज़ा है, वो उसी में आता था। बट लाइक यू से, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर गर्ल्स, सो इट वाज बेटर इफ़ आई मूव टू कॉर्पोरेट। तो इसलिए वो एक डिसीजन लिया कि कॉर्पोरेट में मूव करना चाहिए, सो दैट आई हैव गुड वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ बैलेंस। और अभी आप कॉर्पोरेट में क्या करते हो? मतलब आपका डे कैसे निकलता है पूरा? मतलब सो अभी कैसा है कि मैं इंडियन टैक्सेशन बिल्कुल नहीं देखती हूँ। नाउ आई हैव मूव टू साउथ ईस्ट एशिया, सो सिंगापुर, चाइना, जापान। बेसिकली मैं वो टैक्सेशन देखती हूँ, बट नॉट दैट कि मैं कट डाउन कर गई हूँ इंडियन टैक्सेशन से, बट मेजर मेरा काम अब वहाँ का है, बिकॉज आई मीन वर्किंग इन MNCs
आपको सारे टाइप के फ्लेवर्स होने चाहिए. So you guys married in what year? Sorry, कोविड ईयर 2020 जनवरी. 20 जनवरी. हाँ. और मतलब आप दोनों उससे पहले ही एक दूसरे का मतलब बिजनेस वगैरह आप करते रहते इंडिविजुअल की साथ में आके लगा कि हाँ अब हमें कुछ करना चाहिए? ये वाला डिसीज़न तो हम लोग का पहले से ही मतलब मेरा फाइनल था कि मेरे को करना है इन फ्यूचर गोइंग डाउन द लाइन, मेरे को करना है. मेरे को एक्चुअली आईटी में वर्क लाइफ बैलेंस पसंद नहीं आ रहा था, हमेशा से ही नहीं आता था. तो वो उस चक्कर में मेरे को बिज़नेस करना ही था, थोड़ा सा मज़ा आता था. बट हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि बिज़नेस करेंगे कंटिन्यूस. अच्छा, हाँ, मतलब कोविड से पहले तब भी मतलब आप हम fully लोग focused- अरेंज्ड मैरिज हाँ, थे. arranged marriage थे. वी वर फोकस्ड ऑन आवर जॉब्स अच्छा. टिल देन. हम्म. बट अपने बिजनेस कर रहे थे सब, मतलब जानते नहीं तो अपने अपने बिजनेस कर रहे थे. ऐसा कुछ नहीं था कि साथ में कर रहे थे, अपने अपने कर रहे थे वैसा. चलिए वैसे पूरा नाम आदर्श जैन, जो जैन आप टेक टैगलाइन लेके चल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है. बीइंग अ बनिया, बीइंग अ बनिया, अगर आपने धंधा नहीं धंधा नहीं किया, मैं वही तो फिर बोलने आप वाला बनिया था. नहीं हो. तो आप बनिया नहीं हो कहीं ना कहीं. आप, मैं नहीं जानता, मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं, मैं खुद तिवारी हूँ, लेकिन मेरे 80% या और ज़्यादा बड़े कैटर में जैन, बंसल या यही अग्रवाल, यही कैटेगरी. तो मुझे ऐसा लगता है ये ब्लड में होता है. ठीक है, हाँ. आपसे कितना भी जॉब हम नहीं, इन द सेंस कम्युनिटी ट्राई करा ले, आपको एक स्टेज के बाद इस पे आना ही पड़ता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है. अब आपका जैसे जिस स्टेज पे अभी हम लोग बैठे हैं, ये जॉय बाज़ार करके हमारा प्लेटफॉर्म है, इसका क्रिएशन कब आया और कब आपने सोचा कि हाँ यार ये ही करना है, या इसमें मैं कुछ बड़ा ग्वालियर को दे सकता हूँ या फिर सोसाइटी को दे सकता हूँ? मेन क्वेश्चन हमारा ये है कहीं ना कहीं. सो बेसिकली ग्वालियर आना हमारा डिसीज़न था क्योंकि हमारे पेरेंट्स इधर है, होम टाउन इधर है. ठीक है, हम कहीं और जगह जाते हैं फिर से हम बंजारों की तरह रहते हैं, पूरा सेटअप वापस करना पड़ता है. तो इधर हमें अपने पेरेंट्स का सेटअप मिला है. प्लस इधर मैंने थोड़ा सा लैग देखा कि इधर वैरायटी लोगों को पास उतनी पहुंचती नहीं है मेन एरियाज़ में. जैसे स्टेशनरी है, स्टेशनरी एक बहुत बड़ी रेंज हो गई है. टॉयज़ एक बहुत बड़ी रेंज है, मतलब किराने की दुकान या फिर किराने का मार्ट कह लो, इतनी बड़ी एक स्टेशनरी की दुकान हो सकती है, इतनी वैरायटीज़ हैं, कोई नहीं दे पा रहा है. तो आपको वो टच एंड फील करा के लोगों को देना एक बहुत, मतलब मेरे को अपना बचपन का इंसिडेंस याद है कि मैं स्टेशनरी की शॉप पे जाता था पेन खरीदने या कॉपी खरीदने, तो मैं उधर जाके देखता था कि यार वो पेन भी रखा है, वो पेन भी रखा है, वो कॉपी वो रखा है, ये भी दिखा दो, ये भी दिखा दो. तो अंकल बोलते थे लेना क्या है वो ले, देखो बेटा, 4 आइटम मत निकलवाओ. ठीक है, तो वो टच एंड फील कराने का कॉन्सेप्ट मैं इधर लेके आया कि बच्चे देखें, टच करें, उनको समझ में आए चीज़ें क्या होता है. ठीक है, फिर एजुकेट करना बच्चों को, लोगों को एजुकेट करना भी पड़ता है आपको प्रोडक्ट्स के लिए कि ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं. ये नहीं होता है कि दुकान पे कि माल बेच देना है, केवल ज़बरदस्ती बेचना और एक कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेजना. पैसा बाद में भी बन जाएगा, आज भी बन जाएगा, कस्टमर बनाना ज़रूरी होता है. सिमिलरली टॉयज़ में बहुत बड़ा गैप है ग्वालियर में, मेरे को जो दिखा कि एक तो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है, प्लस आजकल पेरेंट्स वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा खेलते खेलते सीखे. तो उस टाइप के DIYs, एजुकेशनल गेम्स, वो वाइड वैरायटी ऑफ रेंज आपको रखना बहुत ज़रूरी हो गया है. तो मैंने उस टाइप पे कॉन्सेप्ट बनाया कि टॉयज़ आप ऐसे रखो कि मार्केट में कम जगह मिले, लोग सोचे कम जाने के लिए. आपकी जॉय बाज़ार पे चलो यार उधर मिल जाएगा उस टाइप का टॉय. प्लस कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने चाहिए सबकी, मतलब जिसको जैसा आइटम चाहिए वैसा मिलना चाहिए विद कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस. दिस इज़ वन थिंग. तो वो चीज़ मैंने थोड़ा सोच के इसको इम्प्लीमेंट किया. जैसे फैंसी स्टेशनरीज़ है, फैंसी स्टेशनरी में बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी मार्केट में आ गई हैं, डोम्स, कैमल, ये सब भी अपने अप्सरा, ये सब भी अपना फैंसी स्टेशनरी प्रोडक्ट. और बच्चों को थोड़े क्वर्की आइटम्स आजकल पसंद आते हैं, तो वो रखा, बच्चे खुश होते हैं आके. उसका एक रीज़न ये और है कि मार्केट में जाओ तो उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता. मेरी शॉप पे आप अगर आओगे, अगर मैं मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट 10 रुपये से भी सामान चालू हो जाता है और 1000 रुपये तक भी है फैंसी स्टेशनरी में. तो वो रेंज रखनी पड़ती है हर टाइप के लोगों के लिए. और ये आइडिया ही सिंपल था मेरा कि लोगों को टच एंड फील कराओ और लोगों से अच्छा व्यवहार रखो, तो सब चीज़ें होती हैं. पेशेंस रखो. मैं एक चीज़ इसमें कंटिन्यू करना चाह रहा था. जैसे आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस बिज़नेस को मैनेज करते हैं ना, तो बिज़नेस कई बार घर तक भी जाता है. देखो मैं क्लियर रखूँ, है ना, क्या होता है, क्या है, आपका कुछ पॉजिटिव डिस्कशन है, ऐसे आज कुछ अच्छा हुआ
तो वो घर तक जाएगा, कुछ ख़राब हुआ वो भी घर तक जाएगा, घर तक इन द सेंस फैमिली में भी जाता है और आपके बेसिक डिस्कशन में भी जाता है। तो वो चीज़ें आप लोग कैसे मैनेज करते हो आज भी और आगे के लिए भी? क्योंकि क्या है, बीइंग जब से चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं, डिजिटलाइज हुई हैं, ठीक है, तो लोगों को एक फ़ियर आ गया है, अरे यार ये तो अमेज़न पे भी अवेलेबल है, अरे ये तो इस पे भी है। तो कई बार क्या होता है, हमारा सेल डाउन भी होती है, कई बार ऐसा होता है सीज़न अच्छा चल रहा है, सेल बहुत अप भी हो जाती है। तो वो अप एंड डाउन सब घर तक कैसे मैनेज करते हो या बिजनेस में कैसे मैनेज करते हो कहीं ना कहीं? एक्चुअली हमारी शादी की नींव ही इसी चीज़ पे टिकी हुई है। या तो आई मीन जैसे आप अब हमारे फ्रेंड्स हैं, कभी आप हमारे साथ हैंग आउट कर रहे हैं तो आप शायद बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, कैसे ग्रो करें, ये कर ले, किसी की शॉप पे चढ़ेंगे, उसका स्क्वायर फीट देखा कितना बड़ा शॉप था, तो इसमें कितना मार्जिन था। तो जब हमारी शादी नहीं भी हुई थी, कोई हमें ऐसे रात को बात करते हुए सुनता था तो वो हमसे पूछते भी थे कि तुम लोग एक्चुअली मतलब कपल वाली कुछ तो बातें किया करो। तो ये जो आप बोल रहे हैं घर तक जाता है, घर तक नहीं बेडरूम तक भी जाता है। तो टिल आवर लास्ट स्लीप वी आर जस्ट डिस्कसिंग दिस। लोग अपने पोर्टफोलियोज डिस्कस करते हैं। या सो मतलब ऐसे हर हफ्ते एक सेशन होता है हम दोनों का कि अब बहुत दिन हो गए भाई, देखें क्या चल रहा है, क्या किया तुमने। तो मतलब ऐसा है कि इनको भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ में रुचि है जो मुझे जिन चीज़ों में रुचि है। तो और मतलब ऐसा भी रहता है कि हम लोग इन्वॉल्व उतना ही होते हैं जिससे पर्सनल लाइफ अफेक्ट ना हो, मतलब कि उसी टेंशन में रहना, ज़िंदगी जीने से मतलब नहीं है फिर। और 12 साल बाद घूरे के भी दिन बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि आज सेल डाउन हुई है तो कल नहीं बढ़ेगी। सही बात। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो इतना ज़्यादा लोड लेके जीवन नहीं जीना, सीधी बात ये है। एक लेवल तक डिस्कशन ले जाते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, बस हो गया। एक्चुअली सेल वाला डिस्कशन कभी बॉदर ही नहीं किया, क्योंकि हाँ, हम दोनों काफ़ी क्लियर हैं इस चीज़ को लेके कि ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब हमने बिज़नेस स्टार्ट ही किया तो उनको पता है कि इन्वेस्ट नहीं करेंगे टाइम तो बिज़नेस कैसे ग्रो करेगा। ऐसे तो नहीं है कि नेक्स्ट डे से ही सेल एकदम करोड़ों में पहुंच जाएगी, तो हर चीज़ का टाइम लगेगा। तो उसका एक बैलेंस हमने इसीलिए हमारी जॉब के साथ बना के रखा। पेशेंस तो मैम ऐसा लगता है ब्लड में रहता है। पेशेंस के बिना तो कोई नहीं पाएगा, पेशेंस के बिना तो जॉब भी नहीं हो सकती। और मतलब आप कोई भी करियर स्टार्ट करो, पेशेंस के बिना होगा। तो जैसे आपने बताया कोविड से मतलब यहाँ पे हैं, तो फिर उस टाइम से मतलब आपने बीन बैग्स के बारे में बताया, फिर आपने जैसे ये टॉय शॉप अभी आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये आपकी जर्नी कैसे रही मतलब आफ्टर कोविड की? मतलब ग्वालियर में आके आपने अपने डिफरेंट बिजनेसेस सोचे? नहीं, मैं कोविड से एक्चुअली नहीं था, मैं कोविड के 2 साल तक ग्वालियर में था। ओके। मतलब जब तक था, उसके बाद इनका जॉब चालू हो गया तो इनको ऑफिस बुलाया था। तो वी वर इन पुणे। ओके। तो उधर अराउंड 2 साल रहे हम लोग। फिर वी ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, तो हम लोग इधर मूव डाउन हो गए। और फिर तभी हमने डिसीजन ले लिया था कि यार अब करना है तो अभी करना है, वरना फिर बहुत डिले हो जाएगा और फिर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने ये डिसीज़न तब ले लिया। और ये कॉन्सेप्ट का डिसीज़न हम लोग, मतलब जैसे इनने बताया कि हम लोग डिस्कशंस हमारे दिन रात के रहते थे। मतलब एक समय ऐसा आ गया था कि मेरी रातों की नींद ख़त्म हो गई थी कि मेरे को क्या करना है लाइफ में, बिज़नेस में मेरे को बिज़नेस कब करने को मिलेगा, वो कीड़ा ऐसा हो गया था। तो तब हमने ये सोचा, 2 साल इधर रहे हम लोग, तो हम लोग को वो लैग दिखा इधर, वो लैग दिखा कि ये चीज़ें नहीं हैं इधर, चीज़ें सब हैं, उनका प्रेजेंटेशन नहीं है और वो चीज़ें सही कस्टमर तक नहीं पहुंच रही हैं, वही रूटीन चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं बार बार काउंटर पे खड़े होकर। तो वो चीज़ें हमने उसको वो करा। एक्चुअली हमारे पेरेंट्स ने एक बात हमें समझाई कि आपको शॉप पे वो नहीं बेचना है जो आपके पास है, आपको वो बेचना है जो कस्टमर को चाहिए। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट। लोग क्या बेचते हैं कि मेरे पास ये माल है, यही अच्छा है, राइट? ऐसा नहीं है कि यही अच्छा है, आपको क्या चाहिए और वो मेरे पास है या नहीं है, दैट इज़ अ बिग थिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी शॉप पे कोई आए तो उसको वो प्रोडक्ट मिले, राइट? जो उसको चाहिए, अगर नहीं भी है तो मे बी कई बार हम ये बोलते हैं कि कुछ चीज़ों में हमें भी नहीं पता है, आप हमें एजुकेट करो, आपको ये क्यों चाहिए और इसका क्या यूज़ है, राइट? तो मे बी हम आपको उसका एक ऑल्टरनेटिव भी दे सकते हैं या फिर मे बी हमारे पास हो, राइट? फूड बिजनेस में भी यही बात डिफरेंट वे में कही जाती है, बंदा जो खाने आया है उसको आप वो खिलाइए, ना कि जो आपकी स्पेशलिटी है कहीं ना कहीं।
सो एक्चुअली आपने काउंटर बेस्ड बिजनेस और मार्ट बेस्ड बिजनेस में अगर आपका थोड़ा सा अंतर रहा होगा, तो कभी आपने सुना होगा कि 5 रुपये का पेन दे देने या 10 रुपये का पेन देने, तो दुकानदार वही पेन निकाल के देता है जो उसके पास है। हमारे पास 20 प्रकार के पेन हैं। मेरे पास, मैं आपको लिटरली बताता हूँ, अभी शॉप पे 5 रुपये की पेंसिल मेरे पास कम से कम 20 कंपनियों की है, 20 कंपनियों की है। तो अब इंसान कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कौन सी लूँ। उसको ये पता है कि मेरे पास सारी चीज़ें ऑलमोस्ट, उसके बाद भी मैं फुलफ़िल नहीं कर पाता हूँ कई बार, क्योंकि कुछ कस्टमर्स स्पेसिफिक होते हैं कि मुझे वही वाली चाहिए, तो वो लाके फिर मेरे को देनी पड़ती है कई बार। तो कस्टमर को आप वो बेचोगे जो आपको बेचना है, तो कस्टमर 2 बार आएगा और फिर चला जाएगा। सही बात। और अगर कस्टमर को आप फुलफ़िल करके बेचोगे, कस्टमर हमेशा आपसे बना रहेगा। और जब आपको बड़ा होना होता है, आपको बड़ा आदमी बनना है, तो आपको टीम के साथ ग्रो करना पड़ता है। कस्टमर भी एक आपकी टीम है, आपको सबको जोड़ के साथ में लेके चलना है। वो कहानी पे, कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं आज भी। 2 रुपये कम कमाओ आज, कोई दिक्कत नहीं है, कल कस्टमर खुद हमें 2 रुपये ज़्यादा देगा, तो वो चीज़ आप अपनी कमाने पे काम कर रहे हैं। हाँ, हम लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी। नहीं, अच्छी बात है ये, क्योंकि नेक्स्ट जो जनरेशन में बिजनेस बनने हैं वो कम्युनिटी बिजनेस ही बनने हैं। आप अभी टॉय बेच रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप मतलब जितने विजनरी आप लोग लग रहे हैं, आप टॉय पे ही रुकने वाले हैं। तो वही है कि अगर आप एक मास बन जाए, एक छोटा ही सही, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, मुझे तो हमेशा लगता है वो मल्टीपल कितनी तेज़ी से होता है, एक्सपोनेंशियली, वो बाद में पता चलता है। आप दोनों ने इन्वेस्टिंग ये सब बात करी, तो आप दोनों का स्टाइल कैसा है? मतलब कुछ होते हैं ना कि एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि मिड कैप, स्मॉल कैप, तो लार्ज कैप, तो ये आप दोनों एक बार बता दो कि आपका क्या स्टाइल है इन्वेस्टमेंट? हम लोग एक्चुअली काफ़ी स्टडी करते हैं, हाँ। फिर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, ओके। और बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं चीज़ों बिफोर इन्वेस्टिंग, कि हम खुद क्लियर हैं कि हमें क्यों कर रहे हैं। सपोज एक FD खोलना है, तो वो 15 मंथ्स के लिए खोलना है या 5 डेज़ के लिए, उसका कोई पर्पस है। तो अगर मेरे पास इन केस 10 FDs हैं, तो 10 के 10 का कोई पर्पस है कि मैंने ये FD किस लिए खोली है, या मेरे पास एक रिकरिंग डिपॉजिट है, वो क्यों है, हमने कोई शेयर बाय किया तो उसका क्या, कितना लॉन्ग टर्म मेरे को उसको रखना है, राइट। तो मतलब हम दोनों में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी भी चीज़ की लालच नहीं है कि अरे ये शेयर बढ़ रहा है तो नहीं। अगर हमने सोचा है कि नहीं यहाँ तक आके बेचना है तो बेचना है, बिकॉज जो एक फर्स्ट थॉट इंसान देता है किसी भी चीज़ को लेके, वो सबसे डीप थॉट होता है उसका, उसने सारे कैलकुलेशंस पे उठाए होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा कैलकुलेटिव ही करना चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा बढ़ाना, ठीक है, पैसे को रखना नहीं। और टू बी प्रिसाइज, इन्वेस्टमेंट का बेसिक फंडा ये है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए हर इन्वेस्टमेंट को लेके। चाहे आप म्यूचुअल फंड करें, चाहे शेयर्स करें, चाहे PPF करें, चाहे NPS करें, चाहे सुकन्या समृद्धि करें, चाहे बच्चे के लिए करें, कोई भी चीज़ें करें, आपको क्लियर होना चाहिए। आप एग्रेसिव हो या लाइट मोड में खेलो, दैट डजंट डिपेंड, आपको क्लियर होना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट में लालच तो सबसे पहले साइड उठा के रख देना चाहिए क्योंकि शेयर बाज़ार हुआ या कुछ भी हुआ, आई एम एजिंग 31, मैंने म्यूचुअल फंड में सेमिनार्स दिए हैं, तो मैं जानता हूँ कि लोग क्या करते हैं और किस एज से। मैंने 22 की एज से म्यूचुअल फंड चालू किया था, और आज मैं 9 ईयर्स में कहाँ बैठा हूँ, मैं जानता हूँ मैंने कितना पेशेंसली ग्रो किया है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग का सिंपल फंडा है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आपके पास कितने फंड्स हैं, वो चीज़ें, ये सब देख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसकी उस इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए पूरी, तब आप किसी चीज़ में घुसें। और इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज नहीं है तो आप उसको वॉच करो। 1 दिन 2 दिन वॉच करने से नहीं होता है, 10 दिन 15 दिन कम से कम वॉच करना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए पूरी, तब आप घुसो किसी में। और थोड़ा थोड़ा घुसो, एक साथ पूरा नहीं घुसना चाहिए कभी, कि मतलब अगर मेरे पास ₹1,00,000 इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं ₹1,00,000 से ही घुस गया पूरा बाज़ार में। अब मैं गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, जो भी है, तो मैं नुकसान झेल के बाहर निकलना पड़ेगा। आप ₹1,000 से करो ना, क्या दिक्कत है, वो वाली चीज़ है इन्वेस्टिंग। और मैम आप जैसे CA हैं, कोई नया बंदा कोई पर्सनल फाइनेंस स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहोगे? आई मीन सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हर इंसान को, इवन इफ वो वर्किंग हो या नहीं हो, होम मेकर भी हैं, जैसे हमारे मम्मी होम मेकर है,
सबको पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज होती है, इट्स जस्ट कि उनको उभारना नहीं आता। लाइक पुराने ज़माने में मम्मियाँ चावल के डब्बे में पैसे रख देती थी, तो कहीं ना कहीं वो सेव कर रही हैं। तो सेविंग का कीड़ा सब में होता है, इट्स जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ करना है, कहाँ रुकना है, कितना करना है। एंड आप मतलब मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको म्यूचुअल फंड की नॉलेज है तो सारा पैसा म्यूचुअल फंड में झोंक दिया। आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इजी मनी थोड़ा सा बैंक में भी रखो। ऐसे नहीं कि सारा पैसा आपने जितना है आपको पूरा इन्वेस्ट ही करना है, राइट? तो हर जगह इन्वेस्ट करो। टैक्स सेविंग जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वहाँ भी करो, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है ये चीज़ें आजकल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जितनी आपकी कम एज है, आप जितनी जल्दी टर्म प्लान हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे उतने ज़्यादा सुखी आप रहेंगे। एंड देयर इज दिस सेइंग कि इग्नोरेंस ऑफ थिंग्स इज़ नो एक्सक्यूज़, कि मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया, तो ये आपकी गलती है। अभी तो मतलब आज के ज़माने में चीज़ें इतनी अप्रोचेबल हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, तो उसका सही इस्तेमाल करिए। आपको नहीं पता है चीज़ें तो पता करिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है पता करें। मुझे भी नहीं पता था कि इंडेक्स फंड भी कुछ होता है, तो मैंने उसके बारे में नॉलेज लिया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नहीं पता है तो आप पता करो, बट यू शुड सेव। एंड ऑल्सो ऐसा नहीं कि सिर्फ सेविंग ही सेविंग करनी है, मतलब लाइफ भी जीनी है, राइट? सेव किस वजह से कह रहा है ये नहीं भूलना। अच्छा, तो आप इस पे थोड़ा बता सकते हैं, जैसे कि आई थिंक वॉरेन बुफे इन सब ने काफ़ी बार बोला है कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। तो मतलब आई डोंट वांट टू नो द एग्जैक्ट नंबर, बट आपने अभी तक कितने सोर्सेज ऑफ इनकम बना लिए हैं? इनकम टैक्स में जितने सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, मेरा जॉब इनकम है, बिजनेस इनकम है, रेंटल इनकम है, इन्वेस्टिंग इनकम है, और कौन सा अदर सोर्सेज सारे हैं। और वो धीरे धीरे बन जाते हैं, कोई बहुत बड़ी 30 मार्क का चीज़ नहीं है ये। आप करते रहोगे, हसल करोगे तो सब हो जाता है। रेंटल भी किया है मैंने, प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग भी किया। मतलब मैंने जिस एज में किया उस एज में लोग मेरे पे हंसते थे कि अभी ज़िंदगी जीने का टाइम है, क्या प्रॉपर्टी ख़रीदने में लगा है। मैंने उस समय प्रॉपर्टी ख़रीद के किराए पे भी चढ़ाई है, लोन भी ख़त्म कर दिए, बेच भी दी मैंने अभी तक, ठीक है। और जिस शहर में रह भी नहीं रहा हूँ वहाँ ख़रीद के बेच दी मैंने, तो ठीक है। तो वो कहानी भी की, और कोई गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से नहीं किया मैंने कभी। तो आपका इंटेंशन जब तक सही है सब अच्छी चीज़ें हैं। और वॉरेन बफे जो कहते हैं ना, मेरा मतलब उन्हीं से एक लाइंड अप है कि आपका पैसा सोते समय भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप दिन भर पैसे के लिए काम कर रहे हो, बढ़ाने के लिए या कमाने के लिए, तो कोई मतलब नहीं है बिजनेस या जॉब करने का। सोते समय आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है तो आप कोई मतलब के इन्वेस्टर नहीं है। तो वो कहानी है, सिंपल एज दैट, कि आप कमाओ, लगाओ और सोते समय पैसा बढ़ाओ। एक समय बाद आप बैठो और पैसा बढ़ता रहे, वो कहानी होनी चाहिए। बीइंग अ बनिया हम लोग को इसी पे ध्यान देना चाहिए। तो बेसिकली आपका मतलब आपकी जो अभी जॉब हो गई प्लस ये स्टेशनरी शॉप, टॉय शॉप, ये आपकी एक्टिव हो गई, बाकी सब आपका पैसिवली आपका खुद जनरेट होता रहता है। तो ये आपने लैंड वाली बात काफ़ी अच्छी करी, मतलब कि जैसे मैं भी हो गया, लाइक आई वांट टू गेट इनटू दिस, बट होता है ना इसके लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। तो इसके लिए हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, जैसे जो जैसे कि 10-20-30 लाख से स्टार्ट करना चाहता हूँ? बहुत बड़ा अमाउंट तो कभी नहीं लगता है। मतलब आजकल लोन्स लेना ज़रूरी है पर्सनली, क्योंकि सिविल स्कोर बढ़ता है। और जो आजकल बिना लोन के काम नहीं करता उसके तो गवर्नमेंट के नज़रों में भी कम कीमत है, क्योंकि सिविल स्कोर उसका कम है, ठीक है। तो बैंक्स आजकल 90% तक लोन्स देती हैं ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यूज़, तो आपको 10% अरेंज करना रहता है, ठीक है। अगर आप 40 लाख की प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो 4 लाख रुपीज़ अराउंड हो गया, सारी कॉस्टिंग मिला के 6 लाख रुपये 7 लाख रुपये, ठीक है। एक बंदा मेरे को आज के ज़माने में लगता है जो आईटी में जॉब कर रहा है, 3 साल भी जॉब कर लेता है आईटी या किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, तो 3 साल में अगर वो 7 लाख रुपए नहीं बचा पा रहा है तो उसको फिर जॉब छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअली वो सच में कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट की जॉब्स एंड स्पेसिफिकली आईटी की जॉब्स वो इतनी हाई पेइंग जॉब्स हैं कि और कोई इंसान उसको इमेजिन ही नहीं कर सकता। वो इतनी हाई पेइंग जॉब्स हैं, इतनी अच्छी जॉब्स हैं, पर सिमिलरली हमारी फैटर्निटी के लोगों खर्चे जो करते हैं मिस यूज़ पैसे का, फिर बाद में रोने के अलावा कुछ टाइम नहीं बचता है कि हम बहुत डिले हो गए।
और फिर जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हम कुछ ना कुछ गलत स्टेप्स लेते ही हैं। आज हम गाड़ी कहीं जल्दी पहुंचना है तो हम गाड़ी तेज़ ही चलाएंगे और तेज़ चला के फिर एक्सीडेंट ही होगा, फिर उस समय रोने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो वो चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोन लेना लाइक इज इट राइट, मतलब ऑब्वियसली ले सकते हैं मतलब? ऑब्वियसली लेना चाहिए ना। आप एक चीज़ बताइए, आज आप 1 लाख रुपए कमाते हैं अगर महीने का, और आप इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये करते हैं, ठीक है, आप फैमिली में आपकी फैमिली है, आप, आपकी वाइफ और एक बच्चा, तो आप 90,000 रुपये वहाँ खर्च कर देते हैं और 10,000 रुपये बचाते हैं, ठीक है। अब आपने लोन ले लिया जिसकी EMI 10,000 रुपये है, ठीक है, और आप पे 30 लाख रुपये का लोन है, तो आप 10,000 रुपये तो पहले वो बचाएंगे, फिर 10,000 रुपये की EMI देंगे, तो आपने कहीं ना कहीं कट डाउन किए एक्सपेंसेस। जहाँ पर 80,000 में आप 50,000 में सर्वाइव कर सकते थे, वहाँ आपने 80,000 करे। फिर आप ये सोचेंगे कि यार अब मेरा बच्चा है या मेरे को आगे कहाँ मूव करना है, तो मैं उसकी EMI बढ़ा दूँ धीरे धीरे। तो आप वो जब 30 लाख का लोन पटाएंगे तो आपकी एक 30 लाख की प्रॉपर्टी खड़ी होगी, आपको पता नहीं चला धीरे धीरे। और आप अपनी एक्सपेंसेस जैसे जैसे आपकी EMIs बढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं ट्राई आउट करते रहोगे अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। जब इंसान पे एक अभी हसल सीरीज़ आई है अपन से आपका डिस्कशन हुआ है, तो उसमें ये है कि जब मेरी क्या था, जब मेरी फटती है तब मेरी दिमाग की बत्ती तब मेरी दिमाग की बत्ती जलती है। तो जैसे आपके पास प्रेशर आएगा तो आप कमाने के सोर्सेज बढ़ते जाएंगे लाइफ में, सोर्सेज बढ़ाओगे, कुछ ना कुछ तरीके फाइंड आउट करते जाओगे, तो वैसी चीज़ें होती हैं। और कभी भी रिस्क उतना लेना चाहिए जितना कैलकुलेटिव हो। बहुत ज़्यादा लालच में नहीं लेना चाहिए कि मैं मेरे जेब में है 7 लाख 8 लाख रुपए में मैं लेने चला गया 4 करोड़ की प्रॉपर्टी लोन पे, तो वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके लो, सब होगा धीरे धीरे यार। सब बड़ा आदमी ऐसे ही बनते हैं, धीरे धीरे बनते हैं। मुझे एक चीज़ अभी एक सेकंड में समझ में आई आपसे बात करके कि बैंक के लोन से आप नहीं, अब अपने प्रेशर से काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग सोचते ही नहीं इस रीज़न के साथ, वो सोचते हैं जब बैंक प्रेशर करेगा तभी हम उसको लोन देंगे। यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया, ये मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं इस वे में कर सकता हूँ, उसका अमाउंट आपने सेटअप किया कहीं ना कहीं और उसको कैरी मूव कर दिया। देखिए, बैंक भी आपको तब लोन देता है जब आपके पास पैसे हैं या आपकी क्षमता है वो चुकाने की, राइट। तो लोन तो सबको ही लेना चाहिए। वो पहले ज़माने में होता था, हमारे पेरेंट्स की थॉट होती थी नहीं हम लोन लेके कैसे प्रॉपर्टी खरीदें, बट आपको लोन लेना चाहिए, आपकी क्षमता होनी चाहिए वो पटाने की, ऑब्वियस सी बात है, बट लोन लेना चाहिए। 1 सेकेंड इज़ कि फाइनेंस में दे से कि हमेशा आपको अपने जो भी, जैसे सपोज़ मेरी 10,000 सैलरी आई तो पहले मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर खर्चे करना चाहिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पहले खर्चे कर देते हैं, फिर अगर बचा तो इन्वेस्ट करें। डे 1 पे अगर आपकी सैलरी आ रही है 1 तारीख को, तो 25% आपकी सैलरी कट जानी चाहिए इन्वेस्टिंग में डे 1 पे, फिर आपके खर्चे उसमें से निकलने चाहिए। 25% मतलब जनरल ट्रेंड है, ठीक है। 25% में आपका रिटायरमेंट फंड भी है। अब मेरे को नहीं समझ में आता तो मैं 35% लेके चलता हूँ कि 35% आपकी सेविंग्स होनी चाहिए, जिसमें 10% आपका रिटायरमेंट फ़ंड होना चाहिए। अगर आप रिटायरमेंट फ़ंड आज से प्लान नहीं करोगे एज अ प्राइवेट जॉब, है ना, तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको 10% एक्स्ट्रा लेके एज हमेशा चलना पड़ता है। अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे हम लोग बैठे हैं, हमने डिसाइड किया एक एक्स अमाउंट जो हमें सेव करना है। एक समय के बाद हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाते हैं, वो एक्स अमाउंट छोटा हो जाता है जो हम सेव कर रहे हैं। फिर हम उस एक्स अमाउंट को 2x कर देते हैं, 3x कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग बढ़ा देते हैं। फिर एक समय हम ग्रोथ तक बिजनेस अपने आप के स्टाइल से ग्रो करता है, आपको अच्छे से पता है, वो अमाउंट छोटा हो जाता है। तो उस अमाउंट के साथ आप कैसे मैनेज करते हैं? कारण क्या, सपोज़ कर लो आप पहले 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे, आज वो 1 लाख हो गया, लेकिन आपकी इनकम पहुंच गई 20 लाख। अब आपके लिए वो 1 लाख बहुत छोटी इनकम मतलब होगी। अब उसको आप कैसे किस नज़रिए से देखोगे या उसको कैसे री इन्वेस्ट करोगे, ये थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा था। बेसिकली क्या होता है ना, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आपको अपना रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वैसे वैसे हर साल ग्रो करना चाहिए। जैसे आपकी इनकम, आपका जॉब में अगर हाइक हुआ 10%, ठीक है, और आप 10,000 डालते थे, तो आपको 11,000 ऑटोमेटिकली कर देनी चाहिए एक्सपेंस सिंपल। ये मुझे थोड़ा ठीक है, ये मुझे मिस था, मैं आपका हूँ ये अपार्ट फ्रॉम हाँ, मतलब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ इन्वेस्ट करना है, लाइफ को भी इंजॉय करना है, Yes. तो हर चीज़ का बैलेंस करना है। तो आप अपने एक्सपेंसेस भी 10% से बढ़ा दो और इन्वेस्टमेंट भी 10% से बढ़ा दो। करेक्ट, बस सिंपल। जैसे कमाई बढ़ी वैसे इन्वेस्टमेंट खर्चे बढ़े,
गाड़ी भी बड़ी हो जाएगी, घर भी बड़ा हो जाएगा, सब हो जाएगा वैसा। अच्छा मैम, आप जैसे सीईओ, ये मुझे पूरा ये जो टैक्सेशन का पूरा साल होता है ना कि मार्च मई जून पता नहीं कब टैक्स भरना पड़ता है, या फिर आप उसको डिले कर देते हो तो फिर आपकी क्या पेनल्टी होती है, ये आप पूरा समझा सकते हो? बेसिकली एक कैलेंडर ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है। हम्म। कैलेंडर ईयर चलता है जनवरी टू दिसंबर, Okay. फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। ओके। ठीक है, तो मार्च 31 मार्च हमारे लिए ईयर एंड हो जाता है हाँ। फॉर इंडिया, हम्म, राइट। तो 31 मार्च के पहले अगर हमें कोई टैक्स की लाइबिलिटी है तो भर देना चाहिए टैक्स। ओके। कभी हमें ऐसा लगता है कि मेरा टैक्स इतना बन सकता है तो भर दो, अगर आपने ज़्यादा भी भर दिया तो गवर्नमेंट ब्याज के साथ वापस देती है, ओके। राइट। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रख लेगी, हम्म, ठीक है। तो जैसे ही आपने 31 मार्च तक की आपकी एक साल हो गया, फिर आपके पास 31 जुलाई तक आपकी रिटर्न फाइल करने का मौका देती है गवर्नमेंट। आप 31 जुलाई तक कभी भी आपकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उस रिटर्न में आप आपकी सारी सोर्स ऑफ इनकम दिखाएंगे, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए वो दिखाएंगे। सपोज़ आपका टैक्स बनता है 20,000 रुपये और आपकी कंपनी ने 30,000 काट लिया, या उल्टा भी हो सकता है। हम्म, तो अगर ज़्यादा आपकी कंपनी ने काट लिया या आपने खुद से विलिंगली भर दिया तो गवर्नमेंट आपका ब्याज सहित आपको पैसा वापस देगी, ओके। तो अगर आप 31 जुलाई के तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो फिर गवर्नमेंट और कुछ ग्रेस पीरियड देती है और उसमें कुछ पेनल्टी अमाउंट लेती है कि इतनी पेनल्टी आप जमा करो, रिटर्न भरो। सबको रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर आपकी इनकम बिलो टैक्स लिमिट भी है तभी भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए हमेशा। लाइक कैसे होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप लोन लेने गए, आपने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं किए। पहले के ज़माने में ऑप्शन कैसे होता था कि आज हम लोन लेने गए और उसने बोला 5 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न दो, तो हम उसी दिन बैठ के फाइल कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है, तो हमें हर साल अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। और जिस हिसाब से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट अभी जो प्लान्स लेके आ रही है, सब चीज़ें दे से ना कि नंबर 1 में होने वाली है, तो बेटर है कि हमेशा अपने रिटर्न्स फाइल रखो। और अगर आपको टैक्स दे के हमेशा बिल लेना चाहिए, राइट। कि ऐसा होता है ना, हमारी थॉट प्रोसेस होती है अरे हमें जीएसटी भरना पड़ेगा, बट वो भी कहीं ना कहीं हमारे हित के लिए गवर्नमेंट चार्ज कर रहा है, राइट। तो कहीं भी जाएं, बिल लें, अपनी जितनी सोर्स ऑफ इनकम है सारी दिखाएं और रिटर्न्स हमेशा फाइल करें। हमें आपने इतने लोगों को टैक्स भरा होगा, ऐसे आपने क्या देखा है कि सबसे ज़्यादा लोग भूलते हैं कि कोई डिडक्शन भूल गए या फिर कुछ अपना इन्वेस्टमेंट जो कहीं भी किया वो डालना भूल गए, तो ये आपने कुछ देखा है कॉमन पॉइंट्स इन ऑल दिस? एक्चुअली लोग ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भूल जाते हैं, उनको लगता है कि हम अगर जुलाई में रिटर्न फाइल करते हैं तो हम जुलाई में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो Okay. भूल जाते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च चल रहा है, तो मैं मार्च तक ही इन्वेस्ट कर देना ओके। है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। लोग अवेयर नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये लगता है अरे हमें थोड़ी कुछ हुआ है, हम अभी बहुत छोटे हैं, हाँ। तो हम क्यों ये प्रीमियम भरें, या हम लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान जिसको बोलते हैं वो हम क्यों लें, हमें अभी तो हमारी बहुत छोटी एज है। बट आपको हर चीज़ों का कैलकुलेशन, अगर वो चीज़ बनी है तो पढ़ो आप वो चीज़ क्यों सरकार भी है। एक्चुअली उसको प्रमोट कर रही है, तभी आपको डिडक्शंस दे रही है। आपने देखा होगा 80C जो है, हाँ। जिसमें पीपीएफ, पीपीएफ ये सब होते हैं, वो सरकार क्यों डिडक्शंस देती है कि भैया आप अगर नहीं बचाओगे तो आप आगे कैसे सर्वाइव करोगे, तो कम से कम इतना तो बचाओ। ये बचाओगे तो आपको हम इतना डिडक्शन देंगे, इस चीज़ में इतना डिडक्शन देंगे, 80G में इतना डिडक्शन देंगे या 80D में इतना डिडक्शन देंगे। तो सरकार उस चीज़ को प्रमोट कर रही है, आपके हित के लिए कर रही है, तो आपको वो करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स है, कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं नॉर्मली। एक चीज़ और होती है, मतलब मैं बचपन में नहीं करती थी, मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि अखबार पढ़ो बेटा, हर दिन बोलते थे बेटा अखबार पढ़ो, और कभी इंटरेस्ट नहीं आता था कि क्या पढ़े क्या पढ़े। तो लॉ में एक चीज़ बोलते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आप गवर्नमेंट को जाके, सपोज़ आपके पास घर पे एक नोटिस आ गया कि आपने आपकी रिटर्न गलत भरी है या भरी नहीं है, तो आपके सरकार के पास ये जाके कहेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं था भरनी है। सरकार क्या कहेगी, भाई मैंने तो रूल निकाला है, तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारी गलती है। तो ये आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो। सिमिलरली जैसे अभी जीएसटी आ गया, तो कभी किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी 5% है, किसी पे 0 है, किसी पे 18 है, किसी पे 12 है, आपको नहीं पता, तो ये आपकी गलती है।
सही बात। और अब क्या है कि सोशल मीडिया है आपके पास, हर इंसान के पास, मुझे लगता है गरीब किसान के पास भी मोबाइल है और चलाना भी आता है ना, हिंदी में भी आता है, आपकी खुद की जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आता है। आपको नहीं पता है तो आप पता करो, है ना। लोग सीए के पास जाने से डरते हैं, जाइए पूछिए, नहीं पता है, मतलब ये एक बहुत बेसिक चीज़ है कि हमें नहीं पता है तो पूछ लो, राइट। तो ये एक बहुत ही ओपन डिस्कशन या टैबू होता है लोगों के दिमाग में कि अरे सीए को पता ना चल जाए मेरा ये। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और अपनी सारी बीमारी नहीं बताएंगे तो वो इलाज गलत करेगा, राइट। इंडिया में सीए और पुलिस वाले देख के लोग ऐसे गाड़ी घुमा लेते हैं एक्जेक्टली, कहने के पुलिस हमारा सेफ्टी के लिए रहती है, सीए हमें अवेयर करने के लिए और सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए रहते हैं। सही बात। आदर्श, आप जैसे अभी आपने काफ़ी मतलब एक्टिव पैसिव इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट स्टिल डेटा इंजीनियरिंग भी एक लुक्रेटिव जॉब है सॉर्ट ऑफ। तो अगर मतलब ये आपने फील्ड में आप पाए तो आपने क्या क्या चीज़ सीखी, या फिर कोई नया बंदा है उसको डेटा इंजीनियरिंग से स्टार्ट करना है तो वो क्या कर सकता है? सो बेसिकली डेटा इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो भी टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, जिस भी टेक्नोलॉजी स्टैक में जाना है, कॉन्सेप्ट्स उनको बेसिक्स क्लियर करने चाहिए और प्रैक्टिकली लर्न करनी चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे मेन पॉइंट है डेटा इंजीनियरिंग में, डेटा से ट्रांसफॉर्म करना, क्लींजिंग करना, ये सब तो आप कर ही लोगे, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दूसरा पार्ट है कि लर्निंग कर्व आज के टाइम पे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही हैं, आपको लर्निंग कर्व आपका बहुत स्पीडली ग्रो करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको ये कहते हैं कि डेटा ग्लैनुरिटी पे और क्लींजिंग पे, ट्रांसफॉर्मेशन पे जितना डेटा क्वालिटी अच्छी होगी डेटा की, उतना बिज़नेस को इम्पैक्ट करेगी वो चीज़, और बिज़नेस ओनर्स उसके लिए क्लियर होंगे। आप डेटा क्लीन करके, ट्रांसफॉर्म करके कुछ भी डेटा दे दोगे, बिज़नेस ओनर्स अगर क्लियर ही नहीं है तो डिसीजंस ही नहीं बना पाएंगे, और जब वो डिसीजंस नहीं बना पाएंगे तो डेटा इंजीनियर्स का मतलब ही नहीं है। तो आपको डेटा पे काम, और बेसिक से बेसिक थिंग है कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी स्टैक उठा रहे हो वो बेसिक चीज़ों पर बनती है। सीक्वल, जावा, अगर जावा पे बेस्ड है तो आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने, आप उसमें एडवांस लेवल तक चले गए हो, आपकी सीक्वल कोडिंग, ये सब चीज़ें आपकी बेसिक में भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कोई और अदर टेक्नोलॉजीज़ आराम से सीख पाओगे जल्दी। अगर आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं है किसी चीज़ के तो आप सीखते जाओगे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं इम्प्लीमेंट कर पाओगे, छोटा छोटा इम्प्लीमेंट कर लोगे, वो वाली चीज़ है। आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट करना, मॉडलिंग इम्प्लीमेंट करना, ये सब आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो बेसिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ग्रैन्युलरिटी पे और डेटा क्वालिटी पे, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कुछ सोर्सेज आप बता पाओ जिससे कोई नया बंदा सीख सके अबाउट डेटा इंजीनियरिंग? सोर्सेज आर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब गूगल, लर्नर के लिए अपग्रेड, यूडेमी, गूगल, यूट्यूब, हसल करोगे सब मिलेगा। और मतलब कोई कोचिंग से कुछ नहीं होता है ये सब में, आज का टाइम कोचिंग का कुछ नहीं रहा है। और मेरे को जो लगता है कि एक बार आप जॉब में आ गए, आप कितनी कोचिंग लोगे, डेली तो नया असाइनमेंट मिलेगा आपको, डेली नई लैंग्वेज मिलेगी, हर प्रोजेक्ट के लिए आप कोचिंग लेते बैठोगे तो कहाँ तक करोगे। हसल करो, सब आता है, इंजीनियर इसीलिए बने हैं कि आपको ढूंढोगे, गूगल पे सब है आज की दुनिया में, टाइम पे आप बैठे एक जगह बैठे, दुनिया है आपके लिए, तो वो चीज़ है। एंड व्हाट कैन बी दिस सैलरी एक्सपेक्टेशन, मतलब डाउन द लाइन, मतलब 3 साल एक्सपीरियंस, 5 साल एक्सपीरियंस, 10 years एक्सपीरियंस? After COVID, salary limitations are nowhere, nothing. Before COVID, it was into 3 into 2 मतलब experience into 2 plus 1 if you are very good. If you are very good, then. After COVID, there are no scenarios that you can say कि 3 years experience person can't get 25 LPA. He can get 25 LPA as well. He can get 1 crore LPA as well. And 3 years experience person can get 10 lakh LPA as well. So if you are good, you can get any amount. Now there are no limits. Now there are no limits for any experience. What is your technology stack and how you are working, it depends on that nowadays. It doesn't depends on experience. Simple. थोड़ा टेक्नोलॉजी बहुत हो गई, माहौल को लाइट करते हैं जैसे मैं जस्ट पूछना चाहूँगा, जैसे बीइंग अ पेरेंट्स, हम टॉय शॉप में ऐसे बैठे हैं,
आप किस पेरेंट्स को बच्चों के हिसाब से, बच्चों की एज कैटेगरी के हिसाब से कौन सा टॉय प्रेफर करने के लिए बताते हैं, अवेयर करते हैं? कारण क्या, पेरेंट्स को नहीं पता, बच्चा कहता है ये चाहिए ये चाहिए, पेरेंट्स का ये रहता है ये नहीं ये ले लो, ये नहीं ये ले लो, उनको उसके पीछे की रीजनिंग नहीं पता रहती। कहीं ना कहीं आप लोग एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में, मतलब टेक्नोलॉजी में भी और कहीं ना कहीं उसके पीछे की रीजनिंग में भी, तो आप कैसे उसको डिफाइन करते हैं, कैसे पेरेंट तक कम्युनिकेट करते हैं? सो बेसिकली जब कोई पेरेंट आता है तो हम उससे चीज़ें पूछते हैं कि भैया आपको कैसी चीज़ देनी है या लेनी है, आपको खिलाने वाली चीज़ लेनी है या पढ़ाने के साथ खिलाने वाली चीज़ लेनी है, क्या रेंज है आपकी, ठीक है, बच्चा किस एज का है, लड़की है या लड़का है, उस टाइप पे। फिर हम अगर उनका DIYs की तरफ या एजुकेशनल की तरफ होता है, क्या एज पे है, तो हमने उसको सेग्रीगेशंस किए हुए हैं अपने टॉयज़ को कि गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का सेक्शन अलग है, रेंज पे अलग है, एज वाइज अलग है, एजुकेशनल अलग है, प्लेइंग के लिए अलग है, ब्रेन डेवलपमेंट अलग है। तो वो सारी चीज़ें हमने सेग्रीगेट कर दी हैं सारी। खिलौने वाले से बहुत ऊपर जा रहे हैं। यस एग्जैक्टली। ब्रेन डेवलपमेंट टॉयज या टॉडलर टॉयज होते हैं, लाइक टॉडलर्स के टॉयज होते हैं, टॉडलर्स मुंह में डालते हैं, तो BPA फ्री प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट। तो लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है कि मतलब उन्हें एक्चुअली चाहिए क्या है, तो उनको बताते हैं कि आप ये जो DIYs आते हैं ये बच्चों के एक्चुअली ब्रेन डेवलपमेंट के लिए होते हैं। यू डू इट योर सेल्फ। पहले कैसे होता था, मतलब मैं शायद अपने पेरेंट्स को ये चीज़ कंप्लेन करूँगी, हमारे टाइम पे भी सब चीज़ें अवेलेबल थी, शायद हमें वो टॉयज़ ला के दे दिए जाते थे, बट आज के ज़माने में पेरेंट्स साथ में बैठ के खेलते हैं बच्चों के साथ। हमारे पेरेंट्स टॉयज़ अवेलेबल कराते थे, खेलते नहीं थे, कैसे खेलना है हमको नहीं आता था, तो बहुत सारे टॉयज़ हमें पता ही नहीं था कि अच्छा ये आ गया, हमने खेला ही नहीं अच्छे से, राइट। तो एक वो अवेयरनेस भी, अगर आप हमारी शॉप पे आए तो हम किसी को बताएं कि भाई आप बैठिए साथ में बच्चे के खेलिए, उसको भी सिखाइए, एक आपका भी बॉन्ड होगा, बच्चे का भी ब्रेन डेवलप होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे फादर हैं, चेस तो एक बहुत दिमाग वाला गेम, बेसिक गेम है, वो बहुत दिमाग वाला गेम है, चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है। लोगों ने चाइनीज चेकर खेला होगा, ब्रेन वीटा करके एक गेम आता है, ठीक है, ये बहुत ट्रेडिशनल गेम्स हैं पर ये बहुत दिमाग वाले गेम हैं, और ये कोई भी छोटा बच्चा खेलना चालू कर सकता है, ठीक है। आपको जस्ट एक कॉइन जंप कराना है, ये हटाना है, तो आपको सारे कॉइन्स में से एक कॉइन बचना चाहिए एंड में, ये भी एक ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो खेलते हैं इसको और उनका ब्रेन अलग लेवल पे इंक्रीज़ हो रहा है, हमने खुद देखा है वो चीज़। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे बेसिक गेम्स हैं, जैसे हम लोग एक फुटबॉल देते हैं जो घर में ही रहती है, USB चार्जिंग, कोई भी खेल सकता है, उससे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। सही बात, ठीक है। ब्रेन डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं कि आपको बैठ के ही करवाना पड़ेगा, आपको बच्चे को गाइड करना है, फिर वो खेलना चालू कर देगा। क्ले से आजकल बच्चे इतने खेल रहे हैं कि उससे ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है। तो आपको ब्रेन डेवलपमेंट अगर करना है तो वो बहुत सारे गेम्स हैं उसके लिए, बहुत सारी चीज़ें। तो हम तो उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि कस्टमर को उसी चीज़ के लिए एजुकेट करा जाए। मैं मतलब इतनी देर से बात करके यही समझ पाया, जॉय वाज नॉट अबाउट टॉयज़, मतलब ये पहले तो क्रिएटिंग अवेयरनेस आपका एक कैंपेन है कहीं ना कहीं, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट्स, जैसे आपने जो फील किया जो डिफरेंस ग्वालियर है किसी भी लोकेशन में, वो यही था कि पेरेंट्स ही इन्वॉल्व नहीं हो रहे कहीं ना कहीं, या फिर उनको पता ही नहीं है ये टॉय कहीं ना कहीं। इसमें हम कुछ ऐड जैसे एग्जाम्पल स्लाइम है, आप लोग को भी पता होगा, स्लाइम मोस्टली पेरेंट्स नहीं दिलाना चाहते हैं कि स्लाइम क्या है, ये क्या गिलगिला सा है, इसका कोई यूज़ नहीं है। एक्चुअली उसका बहुत यूज़ है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ वो मुंह में डालते हैं तो वो आपको ऑब्वियसली अपने बच्चे का ध्यान रखना है, बट बच्चों को ग्रिप बनाना सिखाती है वो स्लाइम। तो मैं वही बोल रही हूँ कि जब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है, टॉय आपको कोई सा भी टॉय है वो कुछ ना कुछ सिखाएगा। आजकल ऐसे टॉयज आते हैं कि आप कार भी खुद बनाओ फिर चलाओ उसको, बताइए, सही बात है ना। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा एक टॉडलर है, 2 साल का बच्चा, उसको नहीं आएगा कि कैसे बनाना है, पर मैं एक बार उसको हेल्प करूँगी कि ऐसे ये कार बनाना है, अब तुम खुद डिसमेंटल करो और बनाओ, है ना, तभी तो आएगा बच्चों को। तो आपको इक्वली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बनाते हैं अपना सपनों का महल जिसको कहा जाता है, तो हम खड़े होके बनवाते हैं वो, भैया उसमें ऐसे लगाना, ये टाइल ऐसे लगाना, फर्नीचर ऐसा होना चाहिए। हम अपने बच्चे का जीवन बनाने निकलते हैं तो हमें भी उसमें टाइम देना पड़ेगा, सीधी कहानी है। सही बात है। ऐसा नहीं कि दिन भर उसके साथ बैठ के खेलेंगे, पर दिन के 10 मिनट तो उसको देने पड़ेंगे। आप उसको टॉय ला के दे दोगे, पैसा खर्च करके दे दोगे, उससे मतलब नहीं है।
आपको 10 मिनट उसके साथ बैठ के खेलना पड़ेगा, उसको एजुकेट करना पड़ेगा उस टॉय के लिए, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। हाथ तो उंगली तो पकड़नी पड़ेगी उसकी। मुझे कहीं ना कहीं फ्रेंडली मेंटोरशिप की इसमें हाँ वही लग रहा है मुझे। और इससे हाँ। पेरेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि हमारा बच्चा मोबाइल बहुत ज़्यादा देखता है। हाँ ये बेसिक प्रॉब्लम, सही बात है। क्योंकि मुझे नहीं लगता जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे पास तो मोबाइल थे ही नहीं, तो हम भी तो खेलते थे, हमारा भी टाइम पास होता था, हमारे पेरेंट्स भी अपना काम भी करते थे, राइट। अभी पेरेंट्स ये सोचते हम काम कैसे करेंगे तो हम मोबाइल पकड़ा देते, तो कुछ और भी तो हम भी तो कुछ और करते थे, खेलते थे। तो जब हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, उन्हें सिखाएंगे, तो वो भी खेलेंगे और टीवी मोबाइल नहीं देखेंगे। और वो भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ गलत ही आ रहा है, बट एक सही एज, एक सही चीज़ क्या देखना है, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। वो भी पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए कि एक्चुअली बच्चों को क्या देखना चाहिए। कोको मेलन की जगह हम कुछ और भी दिखा सकते हैं, जिससे भी बच्चों को पता भी चले कि और चीज़ें। जैसे टीवी पे मतलब हम लोगों ने 2-3 बच्चों को देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। बच्चों की मैथ्स मतलब आई कांट इमेजिन कि वो 12 की डिविजिबिलिटी सीख गया मेरे से 10 मिनट में। मैंने उससे 10 मिनट बात किया, वो 12 की डिविजिबिलिटी सीख गया। जो बच्चा मतलब हमारी एज में यूकेजी में बच्चा डिविजिबिलिटी वर्ड क्या होता सुनता ही नहीं है है वो नहीं पता, हाँ। डिवाइड क्या होता है ये नहीं पता था, वो बच्चा 12 की डिविजिबिलिटी नंबर ब्लॉक्स पे सीख रहा है। मेरा भतीजा है, उसको हम लोगों ने 1 से 99 तक हिंदी में काउंटिंग सिखा दी है, हिंदी में कर लेता है वो काउंटिंग, ठीक है। और ये कोई बहुत एप्रिसिएशन वाला चीज़ नहीं है, बट कि बच्चे खुद जिज्ञासु हो रहे हैं उसको सीखने के लिए, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से। तो हम जो टॉयज़ भी दे रहे हैं, हम अकॉर्डिंगली उसी के लिए दे रहे हैं कि बच्चा अगर वो नहीं करना चाहता तो ये करे, घर से बाहर निकलना चाहता है घर से बाहर निकल के खेले, पर खेले ज़रूर। एक स्पोर्ट्स से एक आपका एटीट्यूड आता है जीतने का, ज़िंदगी लड़ने का, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है। आप हारो तो आप उसको डिफीट कैसे लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। एक प्रोफेशनल जो कहते हैं ना कि प्रोफेशनलिज्म होना ज़रूरी है, तो वो स्पोर्ट्स से आता है, वो एटीट्यूड आपको स्पोर्ट्स से आता है। तो वो चीज़ें सब बच्चे को यही सब चीज़ें सिखाएंगी विद टाइम। धीरे धीरे आपको बच्चे को बाहर भी भेजना पड़ेगा, सब करना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है इस टॉयज़ के साथ अगर लोग 2 मिनट अगर आपसे बात करके जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कारण क्या है कि वो टॉय तो उसके साथ जाएगा, वो कहीं पे भी मिल सकता है, या यूनिक होगा तो अपने यहाँ ही मिलेगा। लेकिन जो मेंटरशिप आप लोगों के द्वारा ग्वालियर या किसी भी लोकेशन पे फैलाई जा रही है, या व्यूअरशिप से या डिजिटली फैलाई जा रही है, मुझे अभी तक तो मैं मतलब काफ़ी लोगों से पर्सनली हम लोग काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अभी तक हमें सुनने को नहीं मिली। और एज अ पेरेंट्स आप अपने भी बच्चे को वही प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि होता क्या जनरली हम करते हैं, ऐसे कई लोग आपने देखा होगा फेस क्रीम किसी और का आप मतलब एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, घर पे आप कुछ और लगा रहे हैं, हर्बल लगा रहे हैं मतलब बेसिकली। लेकिन आपका कंसेप्ट ये है, पहले आप खुद ही अपना अप्लाई करके देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी को सर्कुलेट कर रहे हैं। वेरी गुड। एंड मैम आपने जैसे ये टॉय शॉप स्टेशनरी शॉप खुली, तो इन सब बिजनेसेस के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? बेसिकली पैन कार्ड वो सबके पास होता है, हाँ। आधार कार्ड जो आपके पैन से लिंक्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट, अगर आप शॉप खोल रहे हैं तो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन, अगर आप इंडिविजुअल है तो पैन कार्ड से काम चल जाएगा, आप किसी के साथ पार्टनर कर रहे हैं तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट को लीज आपको रजिस्टर करानी चाहिए। थोड़ा और बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो आप कंपनी खोल सकते हैं, तो फिर आपको कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी। हाँ, बता दो। फिर क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्टर करना चाहिए। तब तक आपका टर्नओवर 10 लाख से कम है तो ज़रूरी नहीं होता है, बट फिर भी आपको करना चाहिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। और फिर जीएसटी की रिटर्न भरनी चाहिए हर महीने। ऑनलाइन के लिए तो मैंडेटरी ही है, मतलब ऑनलाइन आप कुछ भी प्रोडक्ट बेचो हाँ, उसके लिए हाँ। जीएसटी मैंडेटरी है। वैसे जीएसटी आपको लेना ही चाहिए। मैं एक चीज़ जनरली पूछना चाहूँगा, जैसे कि लाइफ में आप जॉब भी कर रहे हैं और बिजनेस भी जमा रहे हैं, ठीक है, किस में आपको मज़ा ज़्यादा आता है और एक लाइफ की मोनोटोनिसिटी आ जाती है, मतलब रेगुलर वही लाइफस्टाइल चल रही है, उसको आप कैसे क्रिएटिव बनाते हो? मतलब 2 अलग अलग क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है जॉब वर्सेस बिजनेस, सेकंड है मोनोटोनिसिटी है, वो उसको आप कैसे बैलेंस करते हो, या मज़ा किस में आता है तो वो अपने आप ही बैलेंस हो जाती है? या आप दोनों ही अपने अपने फ्रेम में आंसर कर सकते हैं। सो एक्चुअली देखो, आप जो काम करते हो उसमें आप कुछ भी करते हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस
कुछ भी करते हो, खेलते भी हो, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो कोई सेंस नहीं होता वो काम करने का। मेरा जो प्रोफेशन है, मैं चाहे खुद का काम करूं या फिर मैं किसी कंपनी में काम करूं, काम मैं वही करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। अगर आप मेरी पुणे में लाइफ सोचेंगे तो मैं सुबह 7 बजे उठ के 9:30 ऑफिस निकलती थी, रात में 9:30 बजे आते हैं। हाँ, ऑफिस 30 किलोमीटर दूर है, तो 1-1.5 घंटे का आने जाने का भी ट्रैवल टाइम है। फिर 9:30 बजे आके हम दोनों साथ में कुक करेंगे, फिर बाहर घूमने जाएंगे। तो वो बैलेंस आपको खुद देखना होता है। आपके पास फिर वैसे भी होता है, कई बार लोग बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आई मीन वट एवर यू हैव इन योर गोल, यू शुड एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली एंड एन्जॉय इट। और अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है तो वो चीज़ आपको ही ढूंढनी पड़ेगी। एक मैं इंटरव्यू देख रही थी कटरीना कैफ का, उसने बोला कि आपकी खुशी के लिए कभी कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। और मुझे वो काफ़ी ज़्यादा हिट किया। मतलब ऑब्वियसली हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमें कभी कभी झगड़े होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है अरे मैं उसकी वजह से खुश नहीं हूँ, पर आपकी खुशी के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दोगे तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। तो आप कुछ भी करो, जॉब, बिजनेस, ट्रैवल, कुछ भी करो, आपको ग्रेसफुली चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। ऐसे कई लाइन आपकी भी निकलने वाली हैं जो लोगों को इंस्पायर करेंगे। देखिए, जॉब और बिज़नेस में मेरे को पर्सनली बीइंग अ बनिया ऐसा लगता है कि बिज़नेस अपना होता है, जॉब दूसरे की होती है, ठीक है। पर दोनों शिद्दत से करनी चाहिए, कि जॉब करने से भी आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो पहले जॉब करनी चाहिए। मैंने बहुत बिजनेसमैन की स्टोरीज़ पढ़ी, बड़े बड़े, जिनके बच्चे जॉब करते हैं किसी और के यहाँ जाके। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसे कमाने के लिए करते हैं, वो एक जॉब कैसे करी जाती है और करवाई जाती है बाद में, क्योंकि आपको टीम इकट्ठी करनी है, तो आपको वो एटीट्यूड भी आना चाहिए कि टीम इकट्ठी कैसे। और रही खुशी की बात और मोनोटोनस ख़त्म करने की बात, पर्सनली मैं अपना बताऊँ, मेरे को 2 रुपये का सामान बेच के उसमें अगर मैं 25 पैसा भी कमा रहा हूँ तो मेरे को वो ज़्यादा सुकून मिलता है दिन के 5,000 रुपये बनाने से। अच्छा लैपटॉप पे बैठ के दिन भर, मतलब मैं 4 लोगों से मिलूँगा, मेरा सोशल सर्कल बढ़ेगा, तो वो एक लाइफ ही अलग होती है, ठीक है। सोशल सर्कल नहीं बढ़ेगा तो एटलीस्ट मैं बाहर खड़ा हूँ, 4 लोग मेरे को जानते तो हैं। ऑफिस से निकलने के बाद मेरे को 4 लोग भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरे पास सुबह 9 बजे मैं ऑफिस में घुसा था और सुबह रात में 10 बजे निकला और ख़त्म नहीं दिन का। ठीक है, तो बाल सफ़ेद होने के बाद, आईटी में बाल सफ़ेद होने के बाद ये समझ में नहीं आएगा करा क्या लाइफ में। वो एक कंपनी के लिए 10 कंपनी के लिए प्रोजेक्ट कर दिए थे, उनका डेटा सही हो गया था, ये कर दिया था, वो कर दिया, उससे मतलब रियल टाइप चैलेंज कुछ नहीं आया। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन आपके करने से क्या फ़ायदा हुआ। आज मैं टॉय बेच रहा हूँ, कोई मेरे बचपन से मेरे यहाँ से टॉय स्टेशनरी लेते लेते वो बड़ा हो गया और वो बोला भैया आपकी एक बात ये आपने कही थी, ये मेरे को हिट कर गई, मेरा जीवन सफल हो गया शायद उसमें, मेरा जीवन शायद इस चीज़ में सफल हो गया, मैंने ये मान लिया, ठीक है। तो किसी का तो फ़ायदा करा मैंने अपने एक्सपीरियंस से। तो ऐसे अगर 5 लोग भी हो गए तो बहुत है, तो वो वाली चीज़ है। एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्टिंग बात है, ये जॉब और बिज़नेस में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बिज़नेस शुरू किया है, मैंने भी अपने दुकान पे एक लड़का रखा है, वो मेरे घर पे आके जॉब करता है, राइट। तो हम किसी के यहाँ जॉब करते हैं, कोई हमारे यहाँ जॉब करता है, मतलब मैं जिसके यहाँ जॉब करती हूँ वो अपना बिज़नेस चला रहा है, राइट। तो ये एक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सब लोग ही जॉब करने लग जाएंगे या सभी लोग बिज़नेस करें, है ना। जैसे मतलब मेरे पापा बहुत छोटे में बोलते थे कि अगर सब लोग ही पढ़ लिख जाएंगे तो कोई स्वीपर का जॉब नहीं करना चाहेगा, राइट। तो हर चीज़ का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स जस्ट आप क्या एंजॉय करते हो। कोई लोग होते हैं जिनको जॉब की लाइफ पसंद है कि भाई 9 to 7 के बाद प्लस मुझे 2 दिन की जीवन में और बहुत 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, एक घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, बीवी बच्चे होने चाहिए और 2 छुट्टियाँ मिलनी चाहिए और सारी नीड्स होनी। उनका परसेप्शन लाइफ के लिए सही है, मेरा परसेप्शन मेरे लिए सही है। सबके एक्सपेक्टेशन, सबके गोल, सबकी रीच सब अलग होती है और सबको उधर पहुंचने का रास्ता भी अलग होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई गलत है कोई सही है, सब अपनी जगह सही है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों सही होते हैं। मैंने वही आप लोगों को सुन के देखा कि एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर एक माइंडसेट होते हैं कहीं ना कहीं, है ना, जिसको जो पसंद है। जॉब क्रिएटर बनो या जॉब, हाँ, लाइक अभी एक फ्रूट वाला खड़ा है बाहर,
तो वो भी अपना बिजनेस कर रहा है सही भाई, बात है। ना, तो हम उसको छोटा नहीं देख हाँ। सकते, क्योंकि अगर फ्रूट वाला नहीं होगा तो हम कैसे फ्रूट्स खाएंगे। सही बात है, हमारा बिजनेस भी बड़ा है, लेकिन अंबानी जी को देखें तो हम भी कहीं ना कहीं आज या हाँ सही बात है। आज अगर हाँ। कोई डेटा साइंटिस्ट नहीं होगा या कोई ऐप डेवलपर नहीं होगा तो फिर मेरी शॉप पे जो लैपटॉप रखा है वो नहीं काम करेगा। तो हर चीज़ ज़रूरी है। वो पर्सन जो ऑफिस में बैठा है अगर वो नहीं बनाएगा तो मेरा भी बिजनेस सफ़र करेगा। सही बात है। हमारी ऐसे लाइन डिजिटल मार्केटिंग है, मार्केटिंग वाली लाइन में एक लाइन कही जाती है, अगर आप सेल्स और लोगों से बात करने में और मार्केटिंग में अच्छे हैं तो आप जॉब ना ही करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। देखो मैं आपको सच बोलूँगा, सही बात है। ठीक है, दो ही फेस होते हैं, एक ये बंदा ये चीज़ कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर वो कर पाता है तो वो एम्प्लॉयर है, नहीं कर पाया तो वो एम्प्लॉई है। मतलब ये एक मेन कंसर्न रहता है। करेक्ट एकदम सही है। सेल्स अगर आपको करनी नहीं आती तो आपको बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। और सेल्स एक्चुअल में जब भी हम लोगों से बातचीत करते हैं, सेल्स एक गंदा वर्ड बना रखा है। मेन हम हेल्प कर रहे हैं। आप इतनी देर से देखें, जैसे जनरली आपका कोई आता है एक प्रोडक्ट लेके जाता है, एक सेल्स का पार्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट लेके नहीं जा रहा कहीं ना कहीं, वो उसकी एक मेमोरी लेके जा रहा है। आपने उसको इतना एजुकेट किया, वो लेके जा रहा है कहीं ना कहीं। मतलब क्या है एक्चुअल में, जिस सोसाइटी से हम आ रहे हैं वहाँ जॉब्स को प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब मैं तिवारी हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, जिस दिन मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि आज मैं नहीं करने वाला गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन या जॉब छोड़ रहा हूँ क्रॉम्पटन में, तो उन्होंने कहा ठीक है तू हमारा लड़का नहीं है। मतलब ऐसा उनका आंखों से लग रहा था। लेकिन 2 साल निकले, 3 साल निकले, जब वहाँ से कुछ बना और बन के उनके हाथ तक आया, उनको लगा लड़का हमारा खुश है, या फिर सोसाइटी में उसकी एक एक्स वैल्यू बनती जा रही है। दैट्स इट। पेरेंट्स उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ एक्चुअली पेरेंट्स डिमांड ये करते चाहते होंगे। हैं कि हमारे बच्चे को दिक्कत ना हो कुछ Correct, फाइनेंशियली, और हमारे बच्चा सोसाइटी की नज़रों में सक्सेसफुल हो जाए। करेक्ट। उसको अनसक्सेसफुल डिक्लेयर ना कर दिया जाए सोसाइटी में कि वो कुछ ना कर पा रहा हो। ठीक है, वो जनरेशन ऐसा मानती थी। हम अपनी आने वाली जनरेशन अब थोड़ी सी, हम लोग उस फेज से निकल गए, तो हमें अब समझ में आ रहा है कि हमें अपने मतलब आने वाले बच्चों को कैसे उस चीज़ से ओवरकम करना है कि भैया तुम्हें जो करना है वो करो, डरो मत, चीज़ें ट्राई आउट तो करो कम से कम। हमें वो लगता था कि भैया हमें जॉब करना, पहले प्रूव करना अपना सोसाइटी में प्रूव करना है, जिससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ना है, पर प्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। खर्चे तो बात की बात है, पैसे तो कमाना बात की बात है, प्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ थोड़ी सी गलत थी। चीज़ें चेंज हो रही हैं टाइम टू टाइम। लास्ट में मैं आपसे बस 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा आपसे मैम कि एनी एडवाइस फॉर न्यू सीए एस्पिरेंट? फोकस, और प्लीज़ सीए तभी करो जब आप एक्चुअली खुद सीए बनना चाहते हो। तब मत करो जब आपको कोई फोर्स कर रहा हो कि नहीं तुम्हें सीए बनना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत करनी है और करियर बहुत बड़ा है। तो अगर आप खुद करना आप खुद करना चाहते हो, या मतलब आज के पेरेंट्स तो वैसे भी ऐसे ही है, ज़बरदस्ती नहीं करते। जब हम छोटे थे तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, राइट, पर किसी को अगर सेल्समैन बनना है तो ये कोई जॉब नहीं है, वाइट कॉलर जॉब नहीं है। आज के पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि वाइट कॉलर जॉब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही बचा है, राइट। तो जो करना है, जब आप एक्चुअली खुद वो चीज़ करना चाहते हो तो ही करो, जो भी करना चाहते हो।